अब कुछ नियम कानून यहां देख लेते हैं। पहला है ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ये सब के सब एडजेक्टिव हैं, है ना। इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन, आप बोलने लिखने में गलती ना करें इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर कहीं लिखा हो ईच, एवरी, ईदर या नीदर या नाइदर, जो आप बोलते हैं, क्या है, ईच, एवरी, आइदर या नाइदर, ये अगर कहीं लिखे हों तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन, आपने अभी नाउन पढ़े थे ना, सिंगुलर और प्लूरल, तो सिंगुलर नाउन एवं वर्ब भी सिंगुलर ही यूज की जाती है। वर्ब सिंगुलर और प्लूरल कैसे होती है, देखिए, इज अगर मैंने लिखा तो ये सिंगुलर वर्ब है, अगर यहां आर लिख दिया तो ये प्लूरल वर्ब है। अगर मैंने कहा गो तो ये प्लूरल है, लेकिन अगर लिख दिया गोज तो ये सिंगुलर है। आई वी यू देख के शांत गो लगता है, गो क्या है, प्लूरल वर्ब है, और ही शीट के साथ गोज लगता है, ये सिंगुलर वर्ब है। समझ पा रहे हैं क्या आप? यहां देखिए क्या कहना चाहते हैं, ईच, एवरी, ईदर और नीदर या आइदर और नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन, नाउन किसी चीज का नाम, नाउन वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, और वर्ब भी सिंगुलर ही यूज की जाती है। ये देखिए इधर, ईच, ईच क्या है, एडजेक्टिव है। फिर हमने लिखा स्टूडेंट, ईच के साथ हमेशा नाउन कैसी आई, वेरी गुड, सिंगुलर आई, और वर्ब भी कैसी आई, गेट्स, सिंगुलर वर्ब आई। सो ईच स्टूडेंट गेट्स अ चॉकलेट। आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि ईच स्टूडेंट्स गेट अ चॉकलेट, ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या होगा, ईच स्टूडेंट गेट्स अ चॉकलेट। इसको ध्यान से समझिए, लिखने पढ़ने में आपको जो गलतियां आप करते हैं उससे बचाएगा, समझिए इस चीज को। अगला सेंटेंस देखिए, एवरी सीट, ना कि सीट्स, वॉज, अच्छा वॉज सिंगुलर है कि प्लूरल है, वॉज सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है वर, आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना। तो ये एवरी के बाद सीट जो है वो भी सिंगुलर, मतलब नाउन भी सिंगुलर और वर्ब वॉज सिंगुलर यूज की गई है। तो सेंटेंस क्या हुआ, एवरी सीट वॉज ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड थी मतलब भरी हुई थी, सारी की सारी सीट्स कैसी थी, भरी हुई थी। अगला सेंटेंस आपके लिए, ईदर बुक इज यूजफुल, यहां ईदर के बाद बुक्स नहीं लिखा और वर्ब भी इज लगाई, आर नहीं लगाई, दोनों ही बुक क्या हैं, यूजफुल हैं। ईदर बुक इज यूजफुल, ये वाली बुक भी यूजफुल है और वो वाली बुक भी यूजफुल है। और नीचे का सेंटेंस है, नीदर बुक इज यूजफुल, ना तो ये वाली बुक यूजफुल है और ना वो वाली बुक यूजफुल है। नीदर के साथ भी नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। देखिए कुछ बहुत नया और बहुत अच्छा सीख रहे हैं हम, इसको बहुत मन से सीखिए। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ये गलतियां आप करते हैं बोलने लिखने पढ़ने में, इसको अब अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि अब इस तरह की गलती आपसे बोलने और लिखने में ना हो पाए। आगे देखते हैं। देखिए ईच, हाँ आप हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो गए हो कि ईच का मतलब क्या और एवरी का मतलब क्या। ईच एवं एवरी दोनों का अर्थ समान है। ईच का प्रयोग दो, ध्यान से देखिए, दो एवं दो से अधिक के लिए भी होता है, जबकि एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए ही होता है। ईच का प्रयोग किसके लिए होता है, केवल दो या दो से अधिक, लेकिन एवरी का प्रयोग केवल दो से अधिक के लिए ही होता है। तो देखिए यहां लिखा है ईच मतलब टू एंड मोर देन टू, दो या दो से अधिक होंगे ईच, और एवरी का मतलब होगा सिर्फ मोर देन टू। दो के लिए हम एवरी यूज नहीं कर सकते, अगर दो से ज्यादा लोग होंगे तो हमें कहना होगा एवरी। सेंटेंस में देखते हैं, ईच ऑफ द टू गर्ल्स, यहां एवरी नहीं लिखा जा सकता क्योंकि गर्ल्स कितनी हैं, टू हैं, है ना। टू में एवरी का प्रयोग नहीं होता, टू में ईच का प्रयोग होता है। तो ईच ऑफ द टू गर्ल्स गेट्स अ प्राइज। वर्ब कैसे आई, सिंगुलर आई, वेरी गुड। ईच स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, ये सेंटेंस अभी भी आया था हमारे सामने, है ना।
अगला सेंटेंस देखते हैं, एवरी कैंडिडेट वॉज गिवन अ प्राइज। अब यहां पर कैंडिडेट्स कितने थे? 2 से ज्यादा थे और सबको, सारे के सारे कैंडिडेट्स को प्राइज दिया गया। सो एवरी कैंडिडेट वॉज गिवन अ प्राइज। अगला सेंटेंस दोस्तों आपके लिए, एवरी स्टूडेंट गेट्स अ सर्टिफिकेट। सारे के सारे स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट दिया जाता है ना। तो ये एवरी क्या कर रहा है? यहां एवरी 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, 2 से अधिक के लिए एवरी और 2 या 2 से अधिक के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है। यहां आप समझे कि ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है। देखिए अब हमारे सामने 3 शब्द लिखे हुए हैं। पहला है लिटिल, दूसरा अ लिटिल एंड तीसरा द लिटिल। क्या आपने पढ़ा है इन सबको कभी? क्या कभी समझने की कोशिश की कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंस है? या बस ऐसे ही कहीं भी इनको यूज करते चले आ रहे हैं? तीनों में जमीन आसमान का अंतर है, तीनों बिल्कुल अलग अलग तरह से यूज होते हैं, है ना। आइए देखते हैं कैसे कैसे यूज होते हैं। लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल्स के साथ किया जाता है। अनकाउंटेबल मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता, हो सकता है मेजर किया जा सके पर गिना नहीं जा सकता, उनके साथ हमें लगाना पड़ता है लिटिल। देखिए और आगे देखिए, लिटिल का हिंदी में मीनिंग है नगण्य या कुछ नहीं। जब हमें क्या बताना हो कि अब कुछ नहीं है, नगण्य है मामला, निल है, तो हम कहेंगे लिटिल। एग्जाम्पल से देखते हैं, ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट। वो कैसा इंटरेस्ट लेता है? लगभग नहीं के बराबर। इन पेरेंटल बिजनेस, अपने पिता के व्यवसाय में, अपने पुश्तैनी व्यवसाय में वो बहुत कम इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि आजकल की जनरेशन कुछ नया करना चाहती है। और यही कारण है कि ये जो नई जनरेशन है ये अपने पिता की या अपने पुराने पूर्वजों की नहीं मानती, अपने दादा की नहीं मानती, अपने पिता का कहा नहीं मानती। क्यों? क्योंकि हो सकता है पिता डॉक्टर हों, क्या हो? डॉक्टर हो, लेकिन उनका लड़का, ये जो नई जनरेशन है, वो तो फैशन डिजाइनर बनना चाहता है। अब वो एक फैशन डिजाइनर डॉक्टर से सलाह कैसे ले सकता है? इसलिए वो सोचता है कि मेरे पिता को, मेरे फादर को इस बारे में कुछ नहीं मालूम। और यही कारण है कि अब जो नई जनरेशन है वो अपने पेरेंट्स की बातें बहुत कम मानती हैं। पुराने जमाने में उसी गद्दी पर, उसी बिजनेस पर बेटे को भी बैठना होता था, तो वो अपने पिता से सारे गुण सीखता था उस बिजनेस के। अब ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ा रीजन है, जनरेशन गैप कह लीजिए इसको आप, कि पेरेंट्स में और जो उनके बच्चे हैं उनमें आपस में तालमेल कम होता जा रहा है। बच्चे अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते। चलिए हम तो आ जाते हैं वापस किसके ऊपर? लिटिल के ऊपर। लिटिल का मतलब है नगण्य, कुछ नहीं, है ना। ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहां पर, वी हैव लिटिल होप। अब हमारे पास लगभग नहीं के बराबर होप बची है रिकवरी की। इस केस में रिकवरी की अब होप बिल्कुल नहीं के बराबर है। लिटिल मतलब नगण्य। ही हैज लिटिल नॉलेज। इनके पास कैसा नॉलेज है? बहुत ही कम, लगभग नगण्य नॉलेज है, नहीं के बराबर नॉलेज है। तो जब आपको सेंटेंस में क्या कहना हो कि मामला नगण्य है, कुछ नहीं, नहीं के बराबर है, तो आप क्या कहेंगे फ्रेंड्स? आप कहेंगे लिटिल। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर आपने कह दिया अ लिटिल, तो क्या बदलेगा फ्रेंड्स? बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि लिटिल में था नगण्य, नहीं के बराबर, लेकिन अ लिटिल में वो मामला हो गया थोड़ा, कुछ, थोड़ा सा, है ना। अब एग्जांपल से समझिए इसको। देखिए, वी हैव अ लिटिल, इस बार होप कैसी हो गई? अ लिटिल हो गई, मतलब कुछ तो आशा है रिकवरी की। इसके पहले सेंटेंस में लिटिल होप थी, मतलब नहीं के बराबर होप थी, लेकिन इस बार अ लिटिल हो गई, अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। एक और सेंटेंस देखिए, अ लिटिल नॉलेज। यह हमने हमेशा सुना है, लिटिल नॉलेज इज नॉट डेंजरस, क्योंकि नॉलेज नहीं है तो वो तो फिर पूरा ही डेंजरस हो गया, है ना। सो लिटिल की जगह क्या बोलते हैं हम? अ लिटिल, थोड़ा नॉलेज, कुछ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, हमेशा खतरनाक होता है। जो अभिमन्यु के साथ हुआ था, अधूरा नॉलेज था, इसलिए वो मुसीबत में फंस गया। दोस्तों, आप नॉलेज को पूरा और भरपूर लीजिए,
अधूरा मत लीजिए, वीडियोस बहुत ध्यान से देखते रहिए, आपका जो अधूरा नॉलेज है वो पूरे में बदल जाएगा। देखिए, अ लिटिल नॉलेज मींस थोड़ा बहुत जो नॉलेज है, कुछ जो नॉलेज है, नहीं के बराबर नहीं है मामला। लिटिल में क्या था, नहीं के बराबर नॉलेज, लेकिन अ लिटिल का मतलब है थोड़ा बहुत कुछ जो नॉलेज है ना। देखिए, और आगे आप द लिटिल, तीसरी चीज, तीसरा शब्द, जो सब कुछ थोड़ा सा है, जो कुछ भी थोड़ा सा है हमारे पास, उसको बोलते हैं द लिटिल। एग्जाम्पल देखिए, द लिटिल मनी शी हैड, जो कुछ भी थोड़ा पैसा उस लड़की के पास था, वॉज ऑल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन, वो दवाइयों पर खर्च हो गया। कैसा पैसा था, द लिटिल मनी, है ना, यही लिखा है। द लिटिल मतलब जो कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा था। अगर हम लिख दें लिटिल मनी मतलब नगण्य पैसा था, पैसा था ही नहीं। अगर लिखें अ लिटिल मनी मतलब जो कुछ थोड़ा सा पैसा था, लेकिन द लिटिल का मतलब है जो कुछ भी थोड़ा बहुत था। शी हैड, उसके पास, वाज ऑल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन्स, वो भी दवाइयों पर खर्च हो गया। तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये तीनों कहां यूज होते हैं? सबसे पहले ध्यान रखिए, अनकाउंटेबल के साथ। मनी क्या था, अनकाउंटेबल था, है ना। मनी को हम गिन नहीं सकते, माप लेते हैं, ठीक है। नॉलेज कैसा था, नॉलेज भी अनकाउंटेबल चीज है। होप क्या है, अनकाउंटेबल है। इसके लिए इन सब के पहले लिटिल या अ लिटिल या द लिटिल हम लगा पाए, ठीक। तो लिटिल मीन्स नगण्य, नहीं के बराबर। अ लिटिल मीन्स थोड़ा, कुछ, थोड़ा सा। और द लिटिल का मतलब होता है जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमारे पास है। अगले शब्द हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। बिल्कुल वैसे ही जैसे थे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, है ना। उसी तरह के शब्द हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। बस अंतर इतना सा है कि लिटिल वाले जो शब्द थे, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, उसको हम कहां यूज करते थे? उसको हम यूज करते थे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन अगर नाउन काउंटेबल हो जाएं तो हमें लिखना पड़ेगा फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। कौन सी नाउन? काउंटेबल नाउन्स के साथ हम यूज करते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अब देख लेते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। कब हमें यूज करना होगा फ्यू, कब अ फ्यू और कब कहना होगा द फ्यू। शुरू करते हैं अ फ्यू, सॉरी फ्यू। फ्यू का प्रयोग काउंटेबल्स के साथ किया जाता है। देखिए, मैंने आपको भी समझाया, इनका प्रयोग कहां किया जाता है? काउंटेबल के साथ किया जाता है। तो फ्यू का प्रयोग काउंटेबल्स के साथ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, तो फ्यू का मीनिंग क्या हुआ? हार्डली एनी। समझ लीजिए मीनिंग, हार्डली एनी, नगण्य नहीं के बराबर, किसमें? काउंटिंग में। और लिटिल का मतलब था नहीं के बराबर नगण्य, लेकिन किसमें? किसमें? अनकाउंटेबल चीजों में। तो यहां देखिए, फ्यू का मतलब हार्डली एनी, मुश्किल से कुछ या कोई। देखिए एग्जांपल, फ्यू पीपल आर फुली हैप्पी। अपने जीवन में बहुत कम लोग हैं जो पूरी तरह से खुश हैं। हम तो आजकल नकली खुशी पर जी रहे हैं, नकली खुशी दूसरों को दिखा रहे हैं। बंद कर दीजिए अगर आप दिखा रहे हो। खुशी अंदर से आनी चाहिए, अंतर मन से आनी चाहिए। टीवी के प्रोग्राम्स देख देख कर हंसने से खुशी नहीं मिलती दोस्तों। कभी इस पर बहुत पूरा लेक्चर देखेंगे हम, है ना, बहुत लंबी बात करेंगे कि आखिर सच्ची खुशी जीवन में कैसे मिलती है, ठीक है। तो फ्यू पीपल आर फुली हैप्पी, बहुत कम लोग हैं जो पूरी तरह से खुश हैं जीवन में। फ्यू लगभग नहीं के बराबर। फिर आ गया फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम एनी डिसीज। और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिन्हें कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई बीमारी ना हो। हम सब के साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम एनी डिसीज। बहुत ही कम, लगभग नगण्य, काउंटेबल लोग ऐसे हैं जिनको कोई डिसीज ना हो। इसका अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला है अ फ्यू। अ फ्यू का मतलब नॉट मैनी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से काउंटेबल, है ना। एग्जाम्पल है, अ फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश। अरे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो करेक्ट इंग्लिश लिख पाते हैं, वरना हम सबसे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाया करती हैं। दूसरा एग्जाम्पल, He asked me a few questions. उसने मुझसे थोड़े कुछ क्वेश्चन पूछे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं। पर्सन को हम गिन सकते हैं,
काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहां पर हमने लगाया अ फ्यू पर्सन, थोड़े से लोग, या अ फ्यू क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन। द फ्यू का यूज देखिए, मींस नॉट मेनी बट ऑल देयर आर, जो कुछ भी थोड़ा वो सब। लिटिल में भी कुछ ऐसा ही था ना, द लिटिल में, कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत, तो द फ्यू का मतलब भी वही होता है। द फ्यू यूटेंसिल्स शी हैड, देखिए जो कुछ भी थोड़े बहुत बर्तन थे, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, शी हैड वर टेकन बाय द थीफ, वो सारे के सारे चोर चुरा ले गया। थोड़े से बर्तन थे वो भी चोर चुरा ले गया। सो द फ्यू यूटेंसिल्स, जो कुछ भी थोड़े बहुत थे, शी हैड वर टेकन बाय थीफ। अगला देखते हैं, द फ्यू क्लॉथ्स, जो कुछ भी थोड़े बहुत कपड़े, ही हैड वर बर्न्ड इन फायर, जो कुछ भी थोड़े बहुत कपड़े थे उसके पास, वो सबके सब जल गए किसमें, आग में। क्या यूज किया दोस्तों यहां, द फ्यू, जो कुछ भी थोड़े बहुत, क्लॉथ्स यहां पर काउंटेबल हैं। तो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू काउंटेबल के साथ यूज किए जाते हैं। फ्यू का मतलब होता है नगण्य के, नहीं के बराबर, नगण्य। अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, कुछ, थोड़े से लोग, थोड़ी सी चीज। और द फ्यू का मतलब होता है जो कुछ भी थोड़ा बहुत। जान गए हैं क्या आप इनको? अब आप लिटिल भी जान गए हैं, अ लिटिल भी जान गए हैं, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अब इसको यूज कीजिए अपने लैंग्वेज में और इंप्रेस कर दीजिए दूसरों को कि आप भी अब लैंग्वेज बोलना सीख गए। थैंक यू। आइए कुछ और एडजेक्टिव को समझ लेते हैं ना। नया एडजेक्टिव हमारा यहां पर है एल्डर और एल्डेस्ट। ओल्डर और ओल्डेस्ट, या आपने सब सुना होगा, शायद सुना है, वेरी गुड। एल्डर को कब यूज करते हैं और एल्डेस्ट कब कहा जाता है, ओल्डर कहां यूज होता है और ओल्डेस्ट किस सेंस में प्रयोग किया जाता है। देखिए, एल्डर एवं एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों, किसके लिए, एक ही परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है। जबकि एल्डर के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा, एल्डर के साथ देन नहीं लगता। ध्यान दीजिए इस बात पर, एल्डर के साथ देन नहीं लगता। और एल्डर किसके साथ प्रयोग किया जाता है, एक ही परिवार के सदस्यों के साथ। अगर आप एक ही फैमिली है, एक ही परिवार है, उसमें आपको बताना है कि ये मुझसे बड़े हैं या वो मुझसे छोटे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एल्डर का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना, बड़ा बताने के लिए। ठीक है, और प्रपोजिशन लगेगी टू, क्या लगेगी, प्रपोजिशन टू। ठीक, और ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों एवं वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है जो एक परिवार के ना हो। किसके ना हो, एक ही परिवार के अगर वो नहीं है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ओल्डर या ओल्डेस्ट। अब हमें लगाना पड़ेगा देन। ध्यान दीजिए, एल्डर के साथ लगेगा टू, ओल्डर के साथ लगेगा देन। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहां पर। देखिए, राम इज माय एल्डर ब्रदर, राम चूंकि मेरा भाई है और हम एक ही फैमिली के लोग हैं, एक ही फैमिली के मेंबर हैं, तो राम के लिए क्या लगाया, एल्डर। तो राम इज माय एल्डर ब्रदर, ही इज एल्डर टू मी, एल्डर टू मी आएगा। देखिए, एल्डर के बाद टू लगाना पड़ेगा, तो ही इज एल्डर टू मी। अगला है, देखिए लिखा है राम इज एल्डर टू मी, राम मुझसे बड़ा है, वो हमारे ही परिवार का सदस्य है ना, हमारा भाई है या मेरा भाई है। तो क्या हुआ, एल्डर टू। द ओल्डर पीपल शुड बी रिस्पेक्टेड, ओल्डर लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। किसका, ओल्डर लोगों का। राम इज ओल्डर देन श्याम, अब वो जो मेरा भाई राम है उसकी तुलना किससे की गई, श्याम जो कि कोई और व्यक्ति है उससे तुलना की गई। तो क्या हुआ, राम इज ओल्डर देन, राम बड़ा है, ओल्डर देन श्याम। लेकिन राम इज एल्डर टू मी, क्योंकि राम मेरा बड़ा भाई है। तो एक ही फैमिली के लोग हों तो एल्डर लगेगा, फैमिली के बाहर से कोई है तो हमें ओल्डर लगाना पड़ेगा। एल्डर के साथ टू लगेगा, ओल्डर के साथ देन का प्रयोग किया जाएगा। अब एक नया कंसेप्ट यहां आया, सम और एनी। ये दोनों भी एडजेक्टिव हैं, इनका भी यूज
एडजेक्टिव की तरह किया जाता है, क्योंकि ये जिस शब्द के साथ लगेंगे, जिस नाउन के साथ लगेंगे, उसकी क्वालिटी को बढ़ाएंगे, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो सम और एनी ये हमारे नए दो एडजेक्टिव हैं। देखिए क्या हैं। सम का प्रयोग सामान्यतः अफर्मेटिव समझते हैं क्या आप? अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक वाक्य जिसमें ना तो कुछ नेगेटिव हो मामला, ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। कैसा हो? सकारात्मक। तो अफर्मेटिव वाक्यों में काउंटेबल एवं अनकाउंटेबल दोनों के लिए ही, जिसको हम गिन सकें और जिसको ना गिन सकें, उन दोनों के लिए ही क्या होगा? किसका प्रयोग किया जा सकता है? सम का प्रयोग। किसमें? सामान्यतः। कैसे सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें कोई नेगेटिव नहीं हो, कोई क्वेश्चन ना हो, उस तरह के वाक्यों में क्या काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ, ध्यान दीजिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ सम का प्रयोग किया जा सकता है। इंट्रोगेटिव में भी सम का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वहां ये या तो रिक्वेस्ट होगा या कोई कमांड वाला मामला होगा। हम आगे सेंटेंस से देख लेंगे इस चीज को। देखिए अगला सेंटेंस। सम के साथ रिक्वेस्ट का अर्थ है सामान्य रूप से मानी ही जाने वाली रिक्वेस्ट, जो सामान्य रूप से मानी ही जाने वाली है। ऐसी रिक्वेस्ट जो आपने किसी से की और आपको लगता है कि यह रिक्वेस्ट मानी ही जाएगी। जैसे आप अपने घर से गए और पड़ोसी के घर पहुंचे, आपने एक कटोरी उनके सामने कर दी और कहा कि क्या आप मुझे एक कटोरी शक्कर दे सकते हैं? आप जानते हैं कि ये जो रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं मानी ही जाएगी, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? सम। ठीक है, ये क्वेश्चन वाला मामला होगा, यहां एक प्रश्न चिन्ह लगा होगा, लेकिन ये रिक्वेस्ट है। और कैसी रिक्वेस्ट? जो मानी ही जाने वाली है, तब सम का यूज क्वेश्चन वाले सेंटेंस में भी हो पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे आई शैल बाय सम बुक्स, यहां पर ये काउंटेबल है बुक्स, उसमें हमने सम का यूज किया। अगला सेंटेंस, दे हैव परचेज्ड सम फ्रूट्स, फ्रूट्स यहां पर अनकाउंटेबल हैं, इसलिए क्या कहा गया? सम अनकाउंटेबल के वे में यूज किया गया। तो सम को हम काउंटेबल के लिए भी यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के लिए, और दोनों ही सेंटेंस अफर्मेटिव हैं, सकारात्मक वाक्य हैं दोनों, है ना? दोनों ही अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। अब देखते हैं एनी कहां यूज होता है। एनी का प्रयोग सामान्यतः नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में, दोस्तों जो छूट गए थे, जहां सम यूज नहीं हो पाया था, सम का यूज कहां हुआ था? अफर्मेटिव वाक्यों में। तो जो सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव थे, उसमें हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के ही साथ एनी हम लगा सकते हैं, हम एनी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके भी हम देख लेते हैं सेंटेंस, आई डोंट हैव एनी पेन। हम यहां सम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि यह नेगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं है, सेंटेंस नेगेटिव है। तो हम क्या कहेंगे? आई डोंट हैव एनी पेन। अगला सेंटेंस देखते हैं, हैव यू एनी नॉवेल, क्या आपके पास कोई नॉवेल है? देखिए यहां पर सेंटेंस क्या है? यहां पर सेंटेंस प्रश्नवाचक है। तो नेगेटिव और प्रश्नवाचक जो सेंटेंस है उसमें एनी का प्रयोग किया जाता है, और सम का प्रयोग सकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। लेकिन सम का प्रयोग क्वेश्चन में भी किया जा सकता है। कब? जब वो वैसी रिक्वेस्ट हो, कैसी? जो मानी ही जाने वाली हो। अब देखिए, है ना, मच और मैनी, दो और हमारे पास एडजेक्टिव आ गए। मच क्या बताता है? परिमाण बताने के लिए प्रयुक्त होता है, क्वांटिटी वाला मामला है। और मैनी जो है वो संख्या को बताने के लिए यूज किया जाता है। देखते हैं सेंटेंस, मच एवं मैनी का प्रयोग सामान्यतः नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में किया जाता है। किसका? मच और मैनी में से मैनी का और मच का, दोनों ही का, देखिए दोनों लिखे हुए हैं, दोनों ही का प्रयोग सामान्यतः नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव वाक्यों में किया जाता है। देखिए, आई डोंट हैव मच पेशेंस, मेरे पास बहुत ज्यादा धीरज नहीं है। पेशेंस का मतलब होता है धीरज, मेरे पास बहुत ज्यादा धीरज नहीं है। दोस्तों मेरे पास तो बहुत है, आप भी ले आइए।
धीरज से ही काम बनता है जीवन में, है ना। सो आई डोंट हैव मच पेशेंस। अगला देखते हैं, डू यू हैव मेनी फ्रेंड्स? क्या आपके बहुत सारे दोस्त हैं? फ्रेंड्स यहां पर काउंटेबल हैं, तो मेनी का यूज काउंटेबल के साथ भी और प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जा रहा है। ये आपको एडजेक्टिव समझ में आए? हमने एडजेक्टिव को थोड़ा डिटेल में देखा। एडजेक्टिव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मच, मैनी, सम, एनी। हमने बहुत सारे एडजेक्टिव्स देखे जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में, दिनचर्या में काम आते हैं बोलने में। इस सब को पढ़ाते वक्त हमने ध्यान में रखा है कि स्पोकन इंग्लिश में आपको कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती हैं या जिसको पढ़ने बोलने में आपको कठिनाई महसूस होती है। हम उसी चीजों को सॉल्व कर रहे हैं इन वीडियो के माध्यम से। देखते रहिए सारे के सारे वीडियोस बहुत ध्यान से, ताकि एक बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना आप सीख जाएं। थैंक यू।